चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर वार के बारे में, जिसे हम फिफ्थ कोलिशन भी कहा जाता है। नेपोलियन वार का ये एक हिस्सा था। तो ये तब शुरू हुआ जब फ्रेंच और स्पेन ने पुर्तगाल में हमला शुरू करा। पुर्तगाल इस समय ब्रिटेन का अलाई था और वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम को नहीं मान रहा था। तो एक यही तरीका था फ्रांस के साथ कि वो पुर्तगाल में हमला करके उसको हरा के वहाँ कॉन्टिनेंटल सिस्टम का पालन कराए। तो उसने अपने एलाई जो है स्पेन के साथ मिलके पुर्तगाल में एक तरह से हमला करके उसमें कब्जा करने की कोशिश की थी इस दौरान। और ये जो पूरा पेनिनसुलर वार है, ये एक नाकामी साबित हुआ फ्रांस के लिए। वो नाकामी इसलिए साबित हुआ कि यहाँ पर इसे समझना ज़रूरी है कि ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल, ये है फ्रांस। तो यहाँ पर हुआ ये कि पहले तो फ्रांस और स्पेन ने मिलके पुर्तगाल में हमला किया और यहाँ पर एक तरह से हम लड़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्योंकि ब्रिटेन की सेना भी यहाँ मौजूद थी पुर्तगाल में, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई एक तरीके से डेडलॉक बना रहा। कोई एक पक्ष पूरी तरह से लड़ाई नहीं जीत पाया। लेकिन इसी दौरान जो है स्पेन भी एक तरह से कॉन्टिनेंटल सिस्टम का अवहेलना शुरू कर दी थी उसने। तो फ्रांस अब स्पेन के खिलाफ भी हो गया और उसने स्पेन के खिलाफ अपनी सेना भेजी और स्पेन को उसने हरा दिया फ्रांस ने। लेकिन इससे यहाँ पर गलती फ्रांस से ये हुई कि उसने इस हराने के बाद, स्पेन को हराने के बाद उसने यहाँ के राजा को हटा दिया और इसकी जगह अपने भाई को यहाँ स्पेन का राजा बना दिया। इससे ये हुआ कि यहाँ के लोग इसके नेपोलियन के खिलाफ हो गए। वो एक तरह से गुस्से ये हो गए कि किस तरह इसने हमारे राजा को हटा दिया अपनी जगह से। तो नेपोलियन के जो अब स्पेन के जो लोग थे, उन्होंने अब ग्योरेला वारफेयर शुरू कर दिया फ्रांस की सेना के खिलाफ। यानी अब पहले तो सेना ही लड़ाई करती थी फ्रांस के खिलाफ स्पेन की, लेकिन अब स्पेन के लोग भी फ्रांस के आर्मी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। और यही नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती हुई कि उसने अगर वो राजा नहीं हटाता तो शायद से वो यहाँ से बच सकता था या इतना समय उसे यहाँ अपनी सेना नहीं लगानी पड़ती। लेकिन उसने जब यहाँ के राजा को हटा दिया तो यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित हो गई और एक तरह से पूरी की पूरी जनता स्पेन की फ्रांस की आर्मी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया उसने। अब यहाँ पर ये हुआ कि नेपोलियन खुद यहाँ पर आया इस जो स्पेन में हो रहा था इसको दबाने के लिए। उसने, क्योंकि नेपोलियन का जो भाई था वो एक तरह से वो एक असफल था, वो चीज़ों को काबू नहीं कर पा रहा था। तो नेपोलियन खुद आया यहाँ पर और उसने कंट्रोल की चीज़ को। लेकिन उसे यहाँ पर काफ़ी साल वो रहा और दबाने में उसे काफ़ी समय लगा, पूरा विद्रोह को दबाने में। और इस दौरान फ्रांस जब यहाँ पर था तो इस दौरान फ्रांस इन क्षेत्रों को हारता जा रहा था। पोलैंड, ऑस्ट्रिया की जो सेना थी, अब वो फिर से जो अपनी खोई हुई जगह में कब्जा करती जा रही थी और फ्रांस का जो क्षेत्रफल था वो कम होता जा रहा था जब नेपोलियन इस स्पेन के विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था। अब जब यहाँ पर वो सक्सेसफुल उसने दबा दिया था तो फिर वो अब इस फ्रांस वापस लौटा और उसने इधर ध्यान देने की कोशिश की। अब जब वो इधर ध्यान दे रहा था तो फिर यहाँ पर स्पेन के विद्रोह मजबूत हो गए और उसने नेपोलियन के भाई को फिर से यहाँ से भगा दिया था यहाँ के लोगों ने। और यहाँ से फिर से एक तरह से विद्रोह शुरू हो गया था। फ्रांस आर्मी के काफ़ी जवान यहाँ पर मारे जा रहे थे स्पेन में। तो यहाँ से पेनिनसुलर वार यही थे 6 साल तक, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पेनिनसुला क्षेत्र है। ये पेनिनसुला कहा जाता है इसे। तो यही पेनिनसुला वार माना जाता है इसे। और ये 6 साल तक चला और आखिरकार 1814 में जब नेपोलियन ने सरेंडर कर दिया था अलाई सेना के सामने, तो उस समय ये पेनिनसुला वार का उस समय यहाँ पर ख़त्म हो जाता था। 1814 में ख़त्म हो गया था। तो ये पेनिनसुला वार का यही एक इम्पोर्टेंट इसका माना जाता है कि इसने नेपोलियन की जो शक्ति थी या उसका जो पूरा एक दबदबा था इस क्षेत्र में, उसको नेपोलियन के पतन के लिए
एक तो 1812 में जब उसने रसिया में कब्जा करने की कोशिश की, एक उसकी वजह ये थी, और दूसरी वजह जब उसने स्पेन में वहाँ के राजा को हटाया। ये दो कारण ही नेपोलियन के पतन के कारण बने, रसिया में हमला करना और स्पेन के राजा को हटाना। ये दो वजहों के कारण वो पूरी तरीके से, अब उसके सब लोग यूरोप के सभी देश अब फ्रांस के खिलाफ हो गए थे, और धीरे धीरे अब फ्रांस का जो क्षेत्रफल था वो घटने लग रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हम। देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं, नेपोलियन ने जिन देशों में कब्जा किया था वहाँ उसने अपने रिश्तेदारों को राजा बनाया था। जैसे स्पेन में उसने अपने बड़े भाई जोसेफ बोनापार्ट को बनाया था राजा। इसके अलावा उसने वेस्टफेलिया साम्राज्य में उसने अपने जीरोम बोनापार्ट को राजा बनाया था, जो कि नेपोलियन का छोटा भाई था। इसके अलावा किंगडम ऑफ नेपल्स में उसने अपने बहन के पति को राजा बनाया था। इसके अलावा प्रिंसिपलिटी ऑफ लूसा एंड पिनो में उसने अपनी बहन को ही यहाँ पर रानी बनाया था। तो यहाँ पर जहाँ भी उसने कब्जा किया था वहाँ उसने अपने रिश्तेदारों को राजा या रानी बनाया था, जो कि उसके लिए एक तरीके से अच्छी पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि वो सोचता था कि ये स्थिति को काबू में रख पाएंगे, लेकिन ये असफल रहे सभी, और धीरे धीरे करके इनके खिलाफ विद्रोह इन जगहों में उभरने लग गया, और फ्रांस सेना यहाँ पर दबाने में उसे काफ़ी टाइम लगा इन जगहों में, लेकिन और कई जगह तो हार भी गई। और इस तरह धीरे धीरे फ्रांस का जो एक 1812 में सबसे बड़ी पावर थी यूरोप का, वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था फ्रांस। अब ये है, अब यहाँ पर सब्सिडरी वार भी पढ़ना ज़रूरी है। सब्सिडरी वार क्या चीज़ थी? सब्सिडरी वार जो है ये इन लड़ाइयों को कहा जाता है, जो कि एक ऑफशूट थी नेपोलियन वार की। एक ऑफशूट लड़ाई को सब्सिडरी वार कहा जाता है। जैसे वार ऑफ 1812 के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, और उसे हमने डिटेल से पढ़ा था कि 1812 में लड़ाई हुई थी ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। तो जो लड़ाई हुई थी उसका मुख्य कारण यही था कि फ्रांस ने जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगाया था, तो उसका पालन वो चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट भी उसका पालन करे कॉन्टिनेंटल सिस्टम का। तो यूरोप जो यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी थी, वो ये पॉलिसी थी न्यूट्रल की पॉलिसी थी। वो ब्रिटेन के साथ भी व्यापार नहीं करता था और फ्रांस के साथ व्यापार भी नहीं करता था। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस थे दोनों, यूरोप जो यूएसए थे, यूएसए से एक तरह से वो समझते थे कि ये दूसरे देश के साथ मिला हुआ है। तो इसी कारण गलत फहमी में ब्रिटेन और यूएस के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी 1812 की। तो 1812 की लड़ाई का कारण भी एक नेपोलियनिक वार को माना जा सकता है। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन में लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी जो है उसकी वजह जो है नेपोलियनिक वार को माना जा सकता है। वो इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जब यहाँ के राजा को हरा दिया गया था, स्पेन के राजा को, तो और यहाँ के राजा को बेदखल करके यहाँ नेपोलियन ने अपने भाई को राजा बना दिया गया था। तो यहाँ स्पेन की कॉलोनी लैटिन अमेरिका में बहुत जगह फैली हुई थी। मैक्सिको में फैली हुई थी, वेनेजुएला में फैली हुई थी, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, ये सब जगह में स्पेन की कॉलोनी इस समय थी। जब राजा को हटा दिया गया था स्पेन के, तो यहाँ पर बहुत हलचल मची। इसलिए हुई क्योंकि इनको बताया तो ये किया था कि राजा के पास दैवीय शक्ति होती है और एक तरीके से उसे कभी हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जब नेपोलियन ने राजा को हटा दिया लैटिन अमेरिका के, तो यहाँ के लोगों में एक तरीके से जागृति आ गई। उन्होंने कहा ये राजा तो ऐसे ही हार गया, अब तो यहाँ से उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। स्पेन की जो सेना थी यहाँ पर उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, और लगभग काफ़ी देशों ने इस दौरान लगभग 1833 तक लगभग सभी स्पेन की कॉलोनी आज़ाद हो चुकी थी। तो लैटिन अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें भी नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों वार को ही सब्सिडरी वार कहते हैं, वार ऑफ 1812 और लैटिन अमेरिकन वार्स। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट में।
इन्वेजन ऑफ रसिया, जिसे हम थोड़ा सा भी पढ़ चुके हैं। इन्वेजन ऑफ रसिया का मतलब ये है 1812 में नेपोलियन ने रसिया के ऊपर हमला किया। हमला करने की मुख्य वजह थी, एक तो था कि रसिया कॉन्टिनेंटल सिस्टम का पालन नहीं कर रहा था, दूसरा ये था कि नेपोलियन जो है वो पोलैंड, वो समझता था कि रसिया पोलैंड में कब्जा करना चाहता है, और नेपोलियन ये चाहता था कि पोलैंड को या तो अलग रखा जाए या तो उसे फ्रांस में मिलाया जाए। तो इन दोनों के बीच में इस पोलैंड की वजह से भी लड़ाई हुई। तो 1812 की बात है जब ये फ्रांस सबसे अपने चरम में था, अपनी पूरी पावर के। तो इसी समय उसने रसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की 1812 में, और जो है नेपोलियन लगभग 4.5 लाख सिपाहियों को लेके रसिया की तरफ चल पड़ा वहाँ लड़ाई करने के लिए। अब रसिया ने युद्ध, उसकी सेना फ्रांस के मुकाबले कमज़ोर थी, लेकिन उसने पैट्रियोटिक भावनाएं लाई। यानी उसने कहा अगर हम ये लड़ाई हार गए तो पूरा रसिया ही खतरे में पड़ जाएगा, ये रसिया के राजा ने कहा। और उसने जो पॉलिसी अपनाई वो स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी अपनाई। यानी ये पॉलिसी को इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि दुश्मन को जब कोई हरा नहीं सकता कोई देश, तो एक ही तरीके है कि दुश्मन को हराया जाए, वो है कि जो भी फसल होती है, जो भी खाना वगैरह है, उसको बर्बाद कर दिया जाए, जला दिया जाए या उसे बर्बाद किया जाए, ताकि जो दुश्मन है अगर वो पहुंच भी जाता है क्षेत्र में तो उसको खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं मिलेगा, कई चीज़ नहीं मिलेगी, जिससे वो भुखमरी उस सेना में आ जाएगी और उसे मजबूरन ही वापस लौटना पड़ेगा। इसी पॉलिसी को हम स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी कहते हैं, और यही पॉलिसी यहाँ पर रसिया सेना या रसिया गवर्नमेंट ने अपनाई थी। तो नेपोलियन जो है वो मॉस्को 14 सितंबर को पहुँच गया था, लेकिन जब वो मॉस्को पहुँचा तो उसने आसपास देखा कि उस मॉस्को में रसिया के लोगों ने पूरा शहर खाली करा दिया। वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ, वहाँ की फ्रांस सैनिकों को कुछ खाने पीने के लिए मॉस्को में कुछ मिला नहीं। वहाँ की इंडस्ट्री भी बर्बाद कर दी गई थी जब लोग वहाँ से निकल रहे थे मॉस्को से रसिया के। तो यहाँ जब वो नेपोलियन मॉस्को में पहुँचा, तो क्योंकि मॉस्को एक बहुत बड़ा शहर था रसिया का, लेकिन जब वो पहुँचा तो उसे खंडर दिखाई शहर। यहाँ कोई लोग नहीं था रसिया का, कोई, सब यहाँ से भाग गए थे और उन्होंने स्कॉर्च अर्थ की पॉलिसी अपना रखी थी। तो नेपोलियन को जब यहाँ पर मिला नहीं कुछ, तो उसे निराशापूर्वक उसे वापस लौटना पड़ा। और अब वो जो है उसे वापस इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि रसिया में सर्दियों का मौसम आ रहा था और रसिया में सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो उसे जल्दी ही फ्रांस में लौटना था सर्दी आने से पहले, नहीं तो उसकी जो सारी सेनाएं वो एक तरीके से ख़त्म हो सकती थी नेपोलियन की। तो उसे मजबूरन फ्रांस की तरफ जाना पड़ा, मॉस्को को छोड़ के वो वापस फ्रांस की तरफ मुड़ा। और फ्रांस की तरफ जब वो जा रहा था तो बीच में उसे रसिया के कुछ गोलेरा जो सैनिक होते हैं उनके सामने उसको संघर्ष करना पड़ा, जिस कारण फ्रांस के काफ़ी सैनिक मारे गए। और साथ में ठंड का भी उसे नेपोलियन की सेना को सामना करना पड़ा, जहाँ ठंड से भी काफ़ी फ्रांस के सैनिक मारे गए। इसके अलावा जो है भूखमरी के कारण भी काफ़ी सैनिक फ्रांस के मारे गए, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे रसिया में हर जगह वहाँ कोई फसल नहीं थी, सब लोग भाग गए थे वहाँ से रसिया के, तो उन्हें कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं। और आखिरी में जब नेपोलियन फ्रांस में पहुँचा तो केवल 27,000 फ्रांस फौजी ही बचे रहे पूरे। और लगभग इस अभियान के दौरान लगभग 3,80,000 फ्रांस के सैनिक मारे गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1812 का रसिया का जब इन्वेज़न किया था फ्रांस ने, तो एक बहुत ही बुरी शिकस्त कह सकते हैं। इस समय फ्रांस जीत के भी हार गया, वो मॉस्को तक तो पहुंच गया था लेकिन वहाँ उसे जीत के कुछ मिला नहीं और फ्रांस जीत के हार गया, और यहीं से नेपोलियन का पतन शुरू हो गया था। अब है वार ऑफ सिक्स्थ कोलेशन। अब सिक्स्थ कोलेशन का वार शुरू हो गया था। सिक्स्थ कोलेशन का वार इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नेपोलियन जब रसिया में हार गया था तो अब दूसरे देश भी अब एक तरीके से उनमें विश्वास आ गया था कि अब वो फ्रांस को हरा सकते हैं। तो जो है रसिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया,
इन सब देशों ने मिलके फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब इन्होंने जब युद्ध की घोषणा कर दी तो वाकई में इन्होंने फ्रांस को काफ़ी जगहों में हराना शुरू कर दिया था, और जो ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्रफल था जो कि फ्रांस ने अपने में मिला दिया था, उसको वापस ऑस्ट्रिया ने पा लिया था। इसी तरह से पर्सिया ने भी कुछ क्षेत्रों में हमला करके जीत लिया था। तो ये जब चीज़ें हो रही थी, नेपोलियन कमज़ोर होता जा रहा था इस समय। तो इस समय ऑस्ट्रिया का एक मिनिस्टर थे मैटरनिक, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा नेपोलियन के सामने। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम नेपोलियन को राजा मानेंगे फ्रांस का, लेकिन नेपोलियन को एक काम करना पड़ेगा कि उसने जिन क्षेत्रों में लड़ाई के जरिए अपना फ्रांस का क्षेत्रफल बढ़ाया है, वो क्षेत्रफल उसे खाली करने पड़ेंगे, उन देशों को खाली करना पड़ेगा, जैसे इटली और जो जर्मनी के कुछ क्षेत्र थे, और इसके अलावा हंगरी, ये चीज़ों को उसको खाली कराना पड़ेगा, और वहाँ पर जो पहले वाली सरकार थी वही बरकरार रखी जाएगी। ये यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। यानी ये चाहते थे कि फ्रांस लड़ाई होने से पहले जितनी फ्रांस का क्षेत्रफल था, केवल फ्रांस उतना ही क्षेत्रफल अपने पास रखे, इसके अलावा क्षेत्रफल उसका जो है बाकी वो आज़ाद करा दे, वहाँ पर अपनी सेना खाली कर दे। लेकिन नेपोलियन ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, और ये जब वो और ज़्यादा कमज़ोर होता रहा, उसके खिलाफ सभी तरफ से सेनाएं उसके ऊपर आक्रमण करती गई। सभी देश इस समय यूरोप के फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। तो अब नेपोलियन ने फिर फ्रैंकफर्ट प्रपोजल को मानना के लिए अपनी राजीमंदी दी थी, लेकिन इस समय काफ़ी देरी हो चुकी थी और फ्रांस लगभग हारने ही वाला था इस समय लड़ाई। तो आखिरकार जो है 6 अप्रैल को नेपोलियन ने सरेंडर कर दिया, और नेपोलियन ने जब सरेंडर कर दिया तो नेपोलियन को एलाई सेना ने उसको बंदी बना के एक आइसलैंड ऑफ एल्बा में बंदी बना दिया, वहाँ उस जेल में भेज दिया। और फ्रांस का अब एक जो राजा था उसे बुरबोन डायनेस्टी से एक राजा बना दिया गया। ये वही डायनेस्टी थी जिससे लुइस 16 आता था। लुइस 16 जिसे गिलोटिन के जरिए मार दिया गया था, उसी परिवार से एक सदस्य को चुनकर, लुइस 19 था उसका नाम, उसको चुन के राजा बना दिया गया। और इसके बाद अलाई सेना ने कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई, ताकि यूरोप की स्थिति को, अब नेपोलियन ने सरेंडर कर दिया था, तो उसके बाद स्थिति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए कांग्रेस ऑफ वियना बनाई गई। अब ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि नेपोलियन एल्बा में बंदी बना हुआ था, वहाँ से वो भागने में कामयाब हो गया और दोबारा फ्रांस में चले गया। फ्रांस के लोगों ने उसका स्वागत किया, उसको काफ़ी अच्छा माना, और उसने तुरंत ही वहाँ का जो राजा बिठाया हुआ था अलाई सेना ने, बुरबोन डायनेस्टी का, उसने भगा दिया नेपोलियन ने वहाँ से, और ख़ुद को अपना फिर से राजा घोषित कर दिया फ्रांस का। अब जाहिर सी बात है कि फिर से वो फ्रांस का राजा बन गया था, तो फिर ही अलाई सेना के पास अलाई सेना ने को जल्दी ही कार्रवाई करनी थी नेपोलियन के ऊपर, तो उन्होंने फिर से अपनी सेना बनाई, और इसमें सभी देश जो पहले नेपोलियन के ख़िलाफ़ थे, फिर से वो नेपोलियन के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल हो गए। इसे ही हम वार ऑफ 7th कोलिशन कहते हैं। इसमें नेपोलियन और उनकी अलाई सेना की बैटल वाटरलू में एक जगह है, वहाँ पर इनकी लड़ाई हुई, जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था, और फिर से नेपोलियन ने सरेंडर कर दिया था। तो इस बार नेपोलियन को इस ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ वो कभी फिर दोबारा फ्रांस में लौट के ना पाए। ऐसी जगह उसे सेंट हेलेना में भेजा गया, जहाँ वो 1921 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से नेपोलियन का जो पूरा नेपोलियनिक वार है उसका अंत भी यहाँ पर हो जाता है। तो नेपोलियनिक वार जो 13 साल तक चले, उसके कुछ पॉलिटिकल इफ़ेक्ट पड़े, मिलिट्री इफेक्ट पड़े, उसके बारे में हम पढ़ते। नेपोलियनिक जो वार थे उसको बहुत रेडिकल चेंजेस, यूरोप में काफ़ी बदलाव हुए इस दौरान। पहली बात तो ये है कि नेपोलियन ने जहाँ कब्जा किया था, जर्मनी के कुछ हिस्सों में किया था, इटली के कुछ हिस्सों में किया था, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों में किया था,
तो वहाँ उसने वहाँ के जो प्रशासन था वहाँ उसने काफ़ी बदलाव किया, जैसे उसने जो पहले तो उसने ये किया, डेमोक्रेसी लाई हर जगह जहाँ उसने कब्जा किया था। इसके अलावा उसने ड्यू प्रोसेस इन कोर्ट भी लाया उसने। इसके अलावा एब्लिकेशन, उसने दास प्रथा को ख़त्म किया उन जगहों में। इसके अलावा जो कैथोलिक चर्च जो है उसकी जो पावर थी वो भी उसने कम की उन देशों में जहाँ उसने कब्जा किया था। और इसके अलावा उसने जो मोनार्किया थे, जहाँ मोनार्की देश थे, जहाँ राजा था, उसकी पावर भी उसने नेपोलियन ने कम की। तो कह सकते हैं कि इसका प्रभाव यूरोप के सभी देशों में पड़ा था, नेपोलियन के वार के या नेपोलियन के जो शासनकाल था उसका। इसके अलावा लेकिन जो थे, जब कांग्रेस ऑफ वियना बैठाई गई, जिसको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसने जब उस कांग्रेस ऑफ वियना ने यही किया कि उसने हर जगह दोबारा से वही पुराना सिस्टम ला दिया। रेवोल्यूशन से पहले जो सिस्टम चलता था उसने वही सिस्टम हर यूरोप के देश में ला लिया, यानी रिएक्शनरी फोर्स बन गई ये कांग्रेस ऑफ वियना। नेपोलियन को फिर से बैटल ऑफ वाटरलू में जब हरा दिया गया, तो फिर से जो बोरबोन किंग था लुइस 19, फिर से उसे फ्रांस का राजा बना दिया गया और वही चलता गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से रेवोल्यूशन से पहले वाला सिस्टम ही फ्रांस में आया, ऐसा नहीं है। अब जो लुइस 19 जो राजा बना था वो कोई अब्सोल्यूट किंग नहीं था। अब चुनाव होते थे फ्रांस में और केवल नाम मात्र का ही राजा, थोड़ा बहुत पावर थी और ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास आ गई थी फ्रांस में। इसका मतलब ये है कि यूरोप के जो देश थे वो भी ये समझ चुके थे कि अब जो अब्सोल्यूट मोनार्की का जो सिस्टम है अब उसका चलन अब ख़त्म हो गया। अब हमें ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें मोनार्की तो रहे लेकिन उसको पावर ज़्यादा नहीं दी जाए। तो ये भी एक नेपोलियन का एक कह सकते हैं उसका एक प्रभाव था कि ऐसा हुआ। इसके अलावा नेपोलियन ने जहाँ जहाँ शासन किया, जहाँ जहाँ उसने जीत प्राप्त की, वहाँ उसने अपना नेपोलियन कोड अपनाया, जिसे हम बाद में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है, उसने फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया पूरी तरह से। यूरोप के सभी देशों में उसने फ्यूडल जहाँ जहाँ बचे हुए थे वहाँ फ्यूडलिज्म को नेपोलियन ने ख़त्म किया। और जो नेपोलियन की सबसे बड़ी विरासत है वो यही है कि उसने यूरोपियन देशों में नेशनलिज्म की भावनाएं पैदा की। यानी जर्मनी के लोग, इस समय जर्मनी जो था वो काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे हमने पढ़ लिया था कि जर्मनी में लगभग 5,000 छोटे मोटे राजा थे जिन्हें होली रोमन एम्पायर का भाग था जर्मनी। तो यूरोप जब जर्मनी के कुछ छोटे छोटे हिस्सों को मिला के जब नेपोलियन ने कन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया था, तो पहली बार ऐसा इतिहास में मौका आया था कि जर्मनी के कुछ हिस्से आपस में जोड़े गए थे। तो इसी का आगे जर्मनी के नेताओं ने इसका उपयोग करके जर्मनी को मिलाया और तो कह सकते, लेकिन इसकी जो नींव रखी जर्मनी को इकट्ठा कराने की या जर्मनी का यूनिफिकेशन की, वो नेपोलियन ने ही रखी थी। इसके अलावा इटली का यूनिफिकेशन कराने की नींव भी नेपोलियन ने रखी थी। उसने नॉर्थन इटली के कई छोटे राज्यों को मिला के एक इटली, नॉर्थन इटली देश बनाया, जो कि पहली बार इतिहास में हुआ था। और इससे भी इटली के जो लोग थे वो काफ़ी प्रभावित हुए और आगे जाके उन्होंने इटली का यूनिफिकेशन कराया। तो नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल है इन देशों में नेशनलिज्म की भावना पहुंचाने में और यहाँ का फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने में। और यहाँ आखिरकार यहाँ कुछ सालों बाद 1871 और 1880 के टाइम पर इन दोनों देशों का यूनिफिकेशन हो गया था। इसके अलावा पोलैंड में भी यूनिफिकेशन कराने में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के काफ़ी विरासत है। इसके अलावा मिलिट्री इफ़ेक्ट भी काफ़ी है। नेपोलियन ने नई तरीके से युद्ध की प्रणाली का शुरुआत की, जिससे उसको काफ़ी शुरुआत में जीत मिली थी। तो आगे जाके पहले क्या होता था, लड़ाई में केवल नोबिलिटी के लोग ही लड़ाई करते थे, लेकिन अब फ्रांस के रेवोल्यूशनरी वार के बाद ये हुआ कि अब लड़ाई का पूरा एक करने का एक तरीका ही बदल गया। अब पहले तो कुछ ही लोग, अब लोग भी लड़ाई में शामिल होने लग गए थे। जैसे कि हमने स्पेन के टाइम देखा था कि नेपोलियन की सेना को हराने के लिए स्पेन के लोग, आम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। तो काफ़ी यहाँ पर मिलिट्री के
के भी एक मिलिट्री का जो एक फ्यूडल सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया था। तो ये कह सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।